हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी टेक्निकल एनालिसिस की, उसको ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें एक काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का, जिसके बारे में आज बात करेंगे। सुनने में ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट सबने ये कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, सबको शायद पता भी हो, पर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक हम उसका बैकग्राउंड समझ नहीं जाते कि सपोर्ट लेवल बनता क्यों है, रेजिस्टेंस लेवल बनता क्यों है, तो उसको अप्लाई करने में आपकी कभी वो एक्सपर्टीज़ नहीं आ सकती। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगेन हमेशा की तरह यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो स्टॉक यहाँ HDFC बैंक का मैंने खोल रखा है, ये भी सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई एग्जांपल लेना है इसलिए खोला है मैंने। और हम समझेंगे बेसिकली कि होता क्या है बिहाइंड द सीन्स, ऐसा क्राउड बिहेवियर जो जिसको बिहेवियरल फाइनेंस कहा जाता है, उसमें ऐसा क्या होता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं बनते हैं और बार बार ये जो है एक टेक्निकल चार्ट पे हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो समझना है वो यहाँ पे ये समझना है कि प्राइस या तो आपकी ऊपर जा सकती है या आपकी प्राइस नीचे आ सकती है। अब जब प्राइस नीचे गिर रही होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, साथ साथ ड्रॉ करते चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस जो थी वो नीचे गिरी, राइट, और तकरीबन इस लेवल पे जाके ये गिरावट रुक गई। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। इसी तरह से दोबारा से अगर हम इसी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन इसी लेवल तक गई और यहाँ से फिर नीचे गिरी। अब यहाँ पे रफली फिर से जाके इसने बढ़ना शुरू कर दिया, राइट। इसी तरह से प्राइस तीसरी बार जब यहाँ गिरती है तो इसी लेवल से गिरना शुरू होती है और यहाँ पे जाके ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो रफली मैं ये कह सकता हूँ 1430 रुपये के आसपास एक ऐसा लेवल है जहाँ से कभी प्राइस थोड़ा नीचे भी निकल जाती है, कभी थोड़ा ऊपर भी रह जाती है। पर वहाँ से जब कीमत गिर रही होती है HDFC स्टॉक की, तो 1430 रुपये के लेवल से ये तकरीबन वापस ऊपर जाने लग जाती है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक मैं सपोर्ट लेवल ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसको हम सपोर्ट कह क्यों रहे हैं? हम इसको सपोर्ट पहली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी कीमत गिरती है तो ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जो एक्सपीरियंस हिस्ट्री हमें बता रही है कि जब भी स्टॉक यहाँ तक गिरता है तो वापस ये ऊपर की तरफ टर्न कर लेता है। यानी यहाँ पे पिवट क्रिएट हो जाता है। पिवट का मतलब होता है अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो ऊपर जाने लग जाता है या नीचे गिरना बंद हो जाता है, और अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आने लग जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम सपोर्ट की बात करें तो प्राइस आपकी यहाँ पे देखिए पहले केस में भी गिर रही थी, यहाँ पे भी गिर रही थी और यहाँ पे भी गिर रही थी, और तीनों केसेस में गिरती हुई प्राइस जो है वो अरेस्ट हो जाती है तकरीबन इस लेवल के पास पहुँचने पे। अब यहाँ पे 1400 पे हुआ है, 1460 पे हुआ है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, बट मोर और लेस हम कह सकते हैं कि 1350 से 1450 रुपये के बीच में ऐसे लेवल्स हैं कि जब कीमत यहाँ पे गिरती है तो वहाँ से वो वापस ऊपर चल पड़ती है। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पे आपको समझना है, जिसको बोला जाता है बिहेवियरल फाइनेंस में ये एक सब्जेक्ट आता है कि मार्केट में जो क्राउड है वो कैसे बिहेव कर रही है, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए होता क्या है कि हर स्टॉक की एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन होती है। तो जब HDFC 1600 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 1800 रुपये पर ट्रेड कर रहा है या 1400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, हर वक्त HDFC बैंक का एक फेयर वैल्यू कैलकुलेशन होगी, जो कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो जिसको स्मार्ट मनी कहा जाता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास पूरी टीम्स होती हैं जो बैठ के ये फेयर वैल्यूएशन करती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं है तो उसकी कीमत में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पर जब कीमत गिरती है, जैसे जैसे कीमत गिरती जाती है, वो स्टॉक अंडर वैल्यूड होता जाता है। तो सपोज कीजिए कि जब प्राइस यहाँ पे थी, इस लेवल पे थी, 1650 रुपये पे थी, तो मार्केट का कंसेंसस था कि ये इस स्टॉक के लिए ज़्यादा कीमत है, तो लोग उस शेयर को बेच रहे थे। तो मान लीजिए 100 मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, इस प्राइस लेवल पे क्या हो रहा था कि जो 100 लोग थे, 100 में से 20 सोच रहे थे कि HDFC अंडर वैल्यूड है, खरीदना चाहिए। 80 लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे नहीं, HDFC ओवर वैल्यूड है, इसको बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, 20 खरीदार थे और 80 बेचने वाले थे। क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं तो सेल प्रेशर ज़्यादा है, उस वजह से प्राइस नीचे आ रही थी। बट अब जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरने लगती है तो एक प्राइस लेवल ऐसा आ जाएगा जब ये रेशो चेंज हो जाएगी। जहाँ पहले 80 लोगों को लग रहा था कि स्टॉक खरीदने लायक नहीं है और 20 लोगों को लग रहा था कि स्टॉक खरीदने लायक है, अब उल्टा हो जाएगा कि अब 20 लोगों को लगेगा कि स्टॉक खरीदने लायक नहीं है और 80 लोगों को लगेगा कि स्टॉक खरीदने लायक है। तो यहाँ पे जब 80 लोग यानी कि मेजॉरिटी जो है उनको लगेगा कि स्टॉक खरीदने लायक हो चुका है, तो बाय प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब बाय प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो पहली चीज़ होगी कि ये प्राइस की जो गिरावट है ये रुक जाएगी।
और इसके बाद यहाँ से ये प्राइस वापस ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। तो ये एक बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि मार्केट में जब किसी भी स्टॉक की कीमत कंटिन्यूसली गिर रही होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंडामेंटल्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं हो रहे होते। अगर कीमत गिर रही है और फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे हैं तो अलग सिचुएशन। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मेंटेन कर रहे हैं या इंप्रूव हो रहे हैं पर कीमत गिर रही है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होता जाता है। और जब मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है, जब उनको लगता है, ज़्यादातर लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगेगा कि ये स्टॉक खरीदने लायक हो चुका है और वो रेशो ऐसी हो जाएगी कि खरीदार जो है बेचने वालों से कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ से प्राइस वापस ऊपर चल पड़ेगी। और ये जो प्राइस लेवल होता है ये बन जाता है आपका सपोर्ट। अब ये सपोर्ट जो है ये दोबारा से जब कीमत ऊपर गई फिर से गिरा तो फिर यही लेवल टच क्यों होता है? ये लेवल इसलिए टच होता है क्योंकि जिन लोगों ने पहले कैलकुलेशन करके रखी है 3 से 6 महीने में सिर्फ 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आ पाते हैं। आपको ये समझना है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं किसी भी कंपनी के वो 3 महीने में एक बार निकाले जाते हैं। तो 3 से 6 महीने में सिर्फ 1 या 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे एचडीएफसी बैंक का मैंने एग्जाम्पल लिया है, इनके फंडामेंटल्स 1 महीने 2 महीने 1 साल में चेंज नहीं, बहुत फंडामेंटली अगर आप जाके देखो कि एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ा बदलाव आ गया होगा। अब ये मर्जर हुआ है तो अलग चीज़ है, पर अगर मर्जर ना हुआ हो तो अगर इस बैंक की आप हिस्ट्री देखोगे तो 6 महीने 8 महीने 9 महीने में इनके जो ऑपरेशंस हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ जाता। इनका जो फंडामेंटल बिजनेस होता है ना वो चेंज हो जाता है, ना बैंक की क्वालिटी चेंज हो जाती है ओवरनाइट। तो 6 महीने 9 महीने साल भर तक ये बैंक वैसे का वैसा ही रहता है। यानी कि जो वैल्यूएशन की कैलकुलेशन लोगों ने कर रखी थी उनके लिए अगर 1430 या 1450 पे ये एक खरीदने लायक स्टॉक था, तो दोबारा से जब 1430 या 1450 पे ये आएगा स्टॉक, फिर उनको लगेगा ये खरीदने लायक है। तो जो पहले नहीं खरीद पाए थे वो खरीदेंगे, जिन्होंने पहले कम खरीदा है, जो सेकंड पोजीशन दोबारा से खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे। तो यहाँ पे अगेन आपको बाय प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा। अब यहाँ एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट भी समझना है कि कई बार, बहुत बार ये बोला जाता है ये सपोर्ट थी और देखिए सपोर्ट को ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे चली गई। अब प्राइस नीचे कब जाती है, सपोर्ट लेवल्स कब काम करते हैं और कब सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है, ये अगर आपने मेरा शुरू का वीडियो नहीं देखा टेक्निकल एनालिसिस का तो वो ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक चीज़ बहुत बार कही है कि कभी भी टेक्निकल एनालिसिस को मैं आइसोलेशन में यूज़ नहीं करता हूँ, यानी मैं अलग से टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका बेसिस जो है वो फंडामेंटल्स ही है। पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, चेक करना है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर वो आपको कंफर्मेशन मिलती है तो टेक्निकल एनालिसिस से आप तकरीबन जो एग्जैक्ट लेवल्स होते हैं उनको आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। पर ये नहीं करना है कि क्योंकि जस्ट टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट में कोई पैटर्न बन रहा है तो आप उसको खरीद लो। अभी जो लोग सिर्फ टेक्निकल्स की बेसिस पर ट्रेड करते हैं वो ऐसी सपोर्ट लाइन मार्क करेंगे। पर सपोज करो यहाँ से कीमत नीचे गिर रही थी और किसी ने चेक नहीं किया कि कंपनी में फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है। मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे फंडामेंटली लॉसेस होने लग गए थे या कुछ गड़बड़ होने लग गई थी, तो आपको क्या लगता है ये सपोर्ट लाइन होल्ड करेगी? नहीं, उस केस में ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी और स्टॉक नीचे चल पड़ता। तो जहाँ पे भी बार बार ये देखने में आता है कि सपोर्ट लाइन ब्रेक होके नीचे चली गई, स्टॉक प्राइस उससे नीचे चली गई, वहाँ पे अगर आप पीछे जाके चेक करोगे कि अगर मैसिव ब्रेक होता है सपोर्ट में तो वो तभी होता है जब उसके फंडामेंटल्स हिल जाते हैं कंपनी। इसीलिए कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करना बिना इस चीज़ को ध्यान में दिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और पिछले 3 महीने 6 महीने 9 महीने में किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल्स वैसे के वैसे ही हैं, क्या वो इम्प्रूव हो रहे हैं, क्या वो डिटीरियोरेट कर रहे हैं, अगर आप ये चेक ही नहीं करोगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का कोई मायना नहीं रह जाता। हाँ, अभी मुझे पता है एचडीएफसी बैंक में कोई मेजर चेंज नहीं आया, बिजनेस इनका जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक। तो मुझे पता है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये सिर्फ प्राइस में एक्शन है, अंडरलाइन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये चीज़ को समझा पाए कि प्राइस नीचे क्यों गिरनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो पास्ट में जब मेजॉरिटी जनता को लगने लगा था कि 1450 1430 के लेवल्स पे ये स्टॉक खरीदने लायक है और मेजॉरिटी लोग बायर्स बन जाते हैं, तो दोबारा से जब प्राइस गिरेगी तो फिर से यहाँ पे मेजॉरिटी लोग बायर्स बन जाए। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे हुई थी। अब ऑब्वियसली ये सपोर्ट लेवल थोड़ा सा ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि इस दौरान में तकरीबन 1 साल का टाइम बीत गया। 1 साल में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो पहले से इंप्रूव हो गए, कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी जब 1 साल काम कर चुकी है तो 12 महीने का प्रॉफिट उसकी बुक्स में ऐड हो चुका है ना। तो वो 12 महीने का जब प्रॉफिट ऐड हो गया तो जो वैल्यूएशन इसकी लोग निकाल रहे हैं वो पहले से बढ़ जाएगी। पहले अगर किसी ने 1430 की वैल्यूएशन निकाली थी वो 1500 की वैल्यूएशन निकालेगा। तो वही एग्जैक्टली चीज़ हुई कि दोबारा से कीमत गिरी, पर इस बार जो मेजॉरिटी जनता थी उनको लगा कि 1500 रुपये पे ही
ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है और उन्होंने यहाँ पे खरीदना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ से ही ये ऊपर चल पड़ा। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाने की कोशिश की है सपोर्ट्स के रेलेवेंट यहाँ पे, कि सपोर्ट लेवल जो है ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा कि कोई प्राइस बार बार टच हो रही है तो लाइन वहाँ पे खींच दी। पहला, आपने टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट लेवल्स को हमेशा फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करना है। दूसरा, जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे मेजॉरिटी मार्केट का कंसेंसस बन जाता है कि अब ये स्टॉक खरीदने लायक है, और वो कंसेंसस बार बार बनेगा जब तक कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई मेजर डिटेरियोरेशन नहीं देखने को मिलती। अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं या जैसे थे वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, तो जब वो प्राइस लेवल दोबारा से हिट होगा, वहाँ से प्राइस का अच्छा खासा चांस होता है कि वो ऊपर जाए। तीसरी और फाइनल चीज़ यहाँ पे जो मैं कॉल आउट करना चाहूँगा वो ये कि आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, स्टॉक मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होती। कभी भी कोई भी लेवल फेल हो सकता है और नए सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम परफेक्शन से नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने ठीक से ये सारी चीज़ें चेक कर ली थी तो 100% चांस है कि प्राइस 1430 से ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। कभी कभी उसको ब्रीच भी करेगी, कभी कभी नीचे भी गिरेगी, कभी कभी आपका एनालिसिस गलत भी होगा। पर हमारा ये सारा एनालिसिस करके जो कोशिश रहती है वो सिर्फ ये कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है कि हम सही होंगे, वो हम अपना बढ़ा लेते हैं। यानी अगर आप एक रैंडमली तुक्का मारें तो उसमें 50-50 चांस होता है, क्या 50% चांस है कि सही हो सकते हैं, 50% चांस है गलत हो सकते हैं। ये सारा एनालिसिस करके सिर्फ वो परसेंटेज जो है कि हम सही हो सकते हैं, हम उसको 50 की जगह 60-70% तक ले जाना चाहते हैं, 80% तक में भी लेके जाना चाहते हैं कि 80% चांस है कि हमारे एनालिसिस की वजह से हम सही निकलेंगे और 20% चांस है कि तब भी हम गलत हो सकते हैं। तो उस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, और जब भी आप ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, तो जो मनी मैनेजमेंट रूल्स हैं, जो पोर्टफोलियो साइजिंग के रूल्स हैं, उनको कभी भी ब्रीच नहीं करना है, उनको कभी भी छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है जो आपकी ओवरऑल एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकता है, पर ये कभी भी अलग से इस्तेमाल नहीं करना है कि आप रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, मनी मैनेजमेंट रूल्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रूल्स या फंडामेंटल एनालिसिस को बिल्कुल साइड में रख दें और सिर्फ टेक्निकल्स की बेसिस पे ट्रेड करें। कम से कम मैं नहीं करता हूँ और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कोई करे। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो वर्ड से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जो है चेक कर सकते हैं कि साइजिंग कैसे करना होता है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ अलग अलग वीडियोस में कि अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, तो रफली कितनी परसेंटेज जो आपकी, अगर आपके पास टोटल सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए, तो कितना पैसा आपको हर स्टॉक में लगाना चाहिए। कभी भी वो लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। हम सबसे पहले ये सारा एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे, जो कई बार इनकम्प्लीट होती है। बाद में पता चलता है कि कंपनी में कुछ और ही चल रहा था और पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे हम सारा डिसीजन लेते हैं और यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैंने सपोर्ट लेवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब रेजिस्टेंस को अगर आपको समझना है तो बिल्कुल इसका उल्टा है, उसमें कुछ ज़्यादा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, वही चीज़ें अप्लाई होंगी कि मैं अब यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे अब उल्टा हो रहा था कि जो ये एरोज़ मैंने नीचे के बनाए इसकी जगह अब ऊपर के एरोज़ बन जाएंगे कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई और यहाँ तक देखिए प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ से अगेन सेकेंड टाइम अगर देखें तो फिर से यहाँ से प्राइस नीचे थी, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई और यहाँ तक गई, और थर्ड टाइम अगेन प्राइस यहाँ पे नीचे आई और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई और यहाँ तक गई। तो ये अब तीनों टाइम तकरीबन आप देख सकते हैं कि एक ही हाइट है, यहाँ पे 1662 की है और यहाँ पे 1720 की है, यहाँ शायद 1740 की होगी। यानी ये कह सकता हूँ मैं कि 1700 1750 का जो लेवल है वहाँ पे जब भी प्राइस जाती है तो स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लग जाती है, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन क्यों रहा है? क्योंकि वही चीज़ कि यहाँ पे खरीदार आ गए थे, खरीदारों ने खरीदना शुरू किया। जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो वो ओवर वैल्यूड होने लग जाता है। तो जो जनता यहाँ पे सपोज कीजिए नीचे के लेवल पे, जहाँ 100 में से 20 लोगों को लग रहा था कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, सॉरी 80 लोगों को लग रहा था कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हमें खरीद लेना चाहिए, और 20 लोगों को लग रहा था कि महंगा है, यानी खरीदने वाले 80 थे, बेचने वाले 20 थे। जैसे ही प्राइस 1750 तक जाती है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है कि ज़्यादातर लोगों को लगने लग जाता है कि स्टॉक को बेचना चाहिए और कम लोग रह जाते हैं जो खरीदने वाले। तो जब खरीदार जो है वो कम रह जाएंगे, बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ से प्राइस वापस पिवट ले लेगी और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से पिवट पॉइंट्स बनते हैं जब भी एक जो क्राउड बिहेवियर है उनकी मास परसेप्शन चेंज हो जाती है
कि ज़्यादातर लोगों को लगने लग जाता है कि ये स्टॉक खरीदने लायक है या ये स्टॉक बेचने लायक है। अगर ज़्यादातर लोग खरीदना चाहते हैं तो बाय प्रेशर क्रिएट होता है। जब बाय प्रेशर क्रिएट होता है तो लोग पैसा फेंकेंगे कि चाहे हमें महंगा ही मिले, हम खरीदने को तैयार हैं। जब लोग महंगा खरीदने को तैयार रहेंगे तो कीमत ऊपर जाएगी, यानी स्टॉक प्राइस बढ़ती है। तो बाय प्रेशर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। और बाय प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब स्टॉक ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे जा चुका है, जहाँ पे सारी जनता को लगने लग गया ऑलमोस्ट कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक बन चुका है। उल्टा होगा रेजिस्टेंस के केस में, कि जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ज़्यादा हो चुकी है, जब ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत महंगा हो चुका, अब हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से, तो खरीदार आपके बहुत कम रह जाएंगे उस लेवल पे। नए खरीदार तो मुश्किल से आएंगे। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो बेचना शुरू करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और अब निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले प्राइस गिरने लग जाए, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है शायद। तो वहाँ पे आपके सेलर्स जो हैं वो बायर्स से ज़्यादा हो जाएंगे। जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो लोग बेचने के लिए जल्दी करेंगे कि चल 10 रुपये कम दे दे पर मेरा स्टॉक बिक जाए। जब ऐसा माहौल बनेगा मार्केट में तो बेचने के साथ जो सेलिंग प्रेशर आएगा उसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है सपोर्ट एंड लेवल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी सपोर्ट एंड लेवल को यूज़ करें तो जो मैंने ये रूल्स बताए इसको कोशिश करें ध्यान में रखें। अगेन ये मेरा तरीका है, अगर आपकी वजह से कोई बेहतर तरीका है या आप अलग तरीके से सपोर्ट एंड लेवल्स को समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते क्यों हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जान के अगर कोई और कॉन्सेप्ट आपके पास है। पर जिस तरह से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सिंपली 2 लाइनें मारने की बजाय मैंने आपको समझाया कि पीछे हो क्या रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, क्राउड का बिहेवियर क्या है, कैसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रहती है तो जब भी आपको डिसीजन लेना है उसमें बड़ी क्लैरिटी रहती है कि अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल था नीचे तक क्यों आया, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल जो था ये ऊपर क्यों रह गया। तो ये आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है वो आने लग जाएगी अगर आप अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करेंगे। और बहुत लोग जो हताश होते हैं कि मैंने तो टेक्निकल एनालिसिस सही से अप्लाई किया था पर मेरे केस में तो ब्रेकआउट हो गया, प्राइस नीचे गिरी पर यहाँ से सपोर्ट लिया ही नहीं, उसने नीचे चली गई। तो मैंने वो भी आपको समझा दिया कि आप हमेशा टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ क्लब करो। अगर आप उसको आइसोलेशन में देखोगे तो टेक्निकल्स बहुत बार काम नहीं करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा, आपको नॉलेज मिलेगी और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आगे भी इस बारे में वीडियोस में बनाता रहूँगा। कोई स्पेसिफिक कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप डाल दीजिए। अगर आंसर कर सकूँगा तो वहीं के वहीं कर दूँगा कमेंट्स में, नहीं तो अलग से उसका वीडियो अगर बनना होगा तो वो भी मैं बना के डाल दूँगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।